नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है एक बार फिर से ये शो। और आज हम आपको बता रहे हैं कि साइबर फ्रॉड का खुल जा सिम, क्योंकि ये सारे जो अपराध हो रहे हैं इन दिनों, उसमें सिम का बड़ा अहम रोल हो गया है। हो कुछ ऐसा गया है कि आपके सिम कार्ड का एक क्लोन बना लिया जाता है या फिर सिम को स्वैप कर लिया जाता है। ये कोई नई बातें नहीं है, ये वर्ड्स आपने सिम स्वैपिंग, सिम क्लोनिंग पहले सुनी होगी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि फिर से इससे अपराध बढ़ने शुरू हो गए। आपका सिम किसी और ने स्वैप कर लिया, मतलब आपका सिम आपका नहीं रहा। अब जो भी ओटीपी है, जो भी मैसेज है, जो भी कॉल है, वो उस सिम पे जा रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है और रातों रात आपका पूरा खाता साफ। जी हाँ, ये हो रहा है। तो आज इसी पे करेंगे बात, और इससे आप कैसे रह सकते हैं सावधान, ये सारी बातचीत। क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, ये खतरा तो अब हर किसी पे मंडराने लगा है। और जो फ्रॉडस्टर हैं वो इतने चालाक और शातिर हैं कि हमेशा नए नए तरीके लाते हैं, पुराने तरीकों को रीइन्वेंट कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल अंदेशा ही ना हो। हुआ क्या है वो पहले दिखा देते हैं आपको, और किसको कितना चूना लगा है उससे थोड़ा सा ये रहेगा कि भाई समझ में आएगा। देखिए, ये ताज़ा मामला है, कारोबारी जो हाल का इसी महीने का मामला है। एक कारोबारी के 40 लाख रुपए उड़ा दिए फ्रॉडस्टर ने। और मामला क्या था? सिम स्वैपिंग का। जनवरी की बात करें, वहां एक बिजनेसमैन के 28 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए सिम स्वैपिंग के जरिए। इससे पहले 2022 में भी कई घटनाएं घटी। अच्छा, ये सारी वो घटनाएं जो रिपोर्ट हुई हैं। जिन घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं होती है उनका तो कुछ अता पता है ही नहीं। लेकिन अगस्त 2022 में कारोबारी के 22 लाख उड़ाए। इससे पहले और बड़ी रकम, हाँ, करीब 2.25 करोड़। देखिए, जून में भी एक केस आया था जहां से सिम स्वैप करके करीब 2.25 करोड़ रुपए एक व्यापारी के साफ कर दिए गए। तो ये कुछ मामले हैं जिनकी बानगी। अब होता क्या करते हैं ये लोग? फ्रॉडर के पास या फ्रॉडस्टर के पास जो होता है वो ग्राहक का डेटा होता है। उस डेटा में क्या क्या होता है उनके पास? देखिए, बैंक डिटेल होती है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, ग्राहक का फर्जी आईडी प्रूफ भी वो बना लेते हैं और ग्राहक का सिम ब्लॉक करवा देते हैं। होता है कि फोन कंपनी को कॉल करते हैं, उसको ये सारी चीजें, वो क्या है, आपसे 2-4 चीजें पूछती है ना, अपना नाम बताइए, ये बताइए, वो बताइए, मदर्स मेडन नेम बताइए, आधार कार्ड बताइए, जो भी है, और उतना करके वो आपकी बात मान लेते। वो कहते हैं कि भाई मुझे अपना ये सिम ब्लॉक कराना है या मुझे सिम चेंज कराना है। वो सिम चेंज करते हैं, फर्जी आईडी से नया सिम कार्ड बनवा लेते हैं। और एक बार ये नया सिम कार्ड बना तो फिर उसके बाद तो उनके लिए आसान हो जाता है ट्रांजैक्शन करना। लेकिन और आपको पता लगने से पहले ये खाता साफ हो जाता है। लेकिन क्या इतना आसान है? क्या इतना आसान है कि कोई व्यक्ति आपकी 2-4 जानकारियां ले ले, वो आपका सिम बदल दे, स्वाइप कर ले, आपके पास कोई मैसेज भी ना पहुंचे और रातों रात आपका खाता साफ हो जाए? इसके अंदर कुछ और चीजें हैं। आज इसी को डिकोड करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइबर के साइबर एक्सपर्ट प्रशांत शर्मा, यूनिवर्सल लीगल के फाउंडर अपूर अग्रवाल और टीएमटी लॉ प्रैक्टिस के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक मल्होत्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले प्रशांत, ये बताइए कि क्या ये सुनने में जितना सरल लग रहा है कि सिंपली आपके पास थोड़ा सा डेटा है, उसके बाद आपने फोन किया मोबाइल ऑपरेटर को, उससे 2-4 बातें की, कहा मुझे नई सिम चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं, नई सिम भी मिल गई, उस पर सब डेटा भी चला गया, उसके बाद अकाउंट भी साफ हो गया? देखिए विपिन जी, ये जितना सुनने में आसान लगता है उससे ज्यादा मैं कहूंगा उससे ज्यादा ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और ये अपनी तरह का एक अलग से ही क्राइम है जिसमें जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो डार्क वेब के थ्रू हो, चाहे वो स्पैम कॉलर्स के थ्रू हो, जहां पर टेलीकॉलर आपसे आपकी सारी इंफॉर्मेशन लिखाता है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, नाम, सोशल मीडिया से आपका वो फोटो भी ले लेते हैं और फिर वो आपका फर्जी पैन कार्ड और आधार कार्ड भी बना देते हैं। तो उसके बाद जब ये सारी की सारी चीजें वो ले लेते हैं, और इन फ्रॉडस्टर्स के साथ ये अकेले काम नहीं करते, इनके साथ बहुत सारे बैंक वाले भी, रिप्रेजेंटेटिव्स भी मिले होते हैं जो उनको ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो एक हैंडसम अमाउंट अपने अकाउंट बैलेंस में रखते हैं, मेंटेन करते हैं। हमें ये जानना होगा। उसके बाद ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद एक टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाते हैं और वहां पे उनको बोलते हैं कि हमारा ये सो एंड सो नंबर जो है वो खो गया है, आप इसकी जगह नया सिम कार्ड हमें अलॉट करें। अब होता क्या है, टेलीकॉम ऑपरेटर वही सारी इंफॉर्मेशन पूछता है जो कि उन्होंने नॉलेज ग्राफ के थ्रू वो बनाई हुई होती है अपने कस्टमर की, जिसमें आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ और यही नॉर्मल इंफॉर्मेशन वो जो कलेक्ट करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उसको देते हैं।
और फ्रॉस्टर के हाथ में एक नया सिम कार्ड लग जाता है और जो विक्टिम है उसके फोन से आगे चलिए आपने पोस्ट किया कि मैं फला फला बोल रहा हूं और ये मेरे डिटेल्स हैं, अब मुझे नया सिम कार्ड चाहिए। अब वो सिम कार्ड कहीं तो डिलीवर होता होगा, कैसे उनको मिलता है? कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स मिले होते हैं, चाहे वो टेलीकॉम ऑपरेटर के हो। सिम कार्ड के बहुत सारे आपको एजेंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो ये फर्जी सिम कार्ड प्रोवाइड करवाते हैं और स्वैपिंग हो जाती है। जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी मैं इस पॉइंट को थोड़ा बारीकी से समझना चाहूंगा प्रशांत जी, कि आपने फोन कर लिया कंपनी के अंदर, आपने कह दिया कि मैं सो एंड सो हूं, उन्होंने भी मान लिया और उन्होंने कहा कि मुझे नया सिम कार्ड चाहिए। अब वो सिम कार्ड कहीं तो, अब देखिए जो मौजूदा, मैं सबसे जो लेटेस्ट केस की बात कर रहा हूं, बंदा है मुंबई का, फ्रॉड हो रहा है पश्चिम बंगाल से, जो मेल लिखी गई थी वो पश्चिम बंगाल से लिखी गई, जो विड्रॉल हुए वो पश्चिम बंगाल में हुए, जो खाते निकले वो वहां निकले। तो अब ये सिम कहीं ना कहीं तो डिलीवर हो रही होगी, तो क्या मोबाइल कंपनी के भी लोग मिले हुए हैं? सर कुछ एजेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन फ्रॉस्टर्स की, जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर के बूथ पे जाते हैं, वहां पे नया सिम कार्ड अलॉट करवाते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो ओरिजिनल सिम होता है उसको डीएक्टिवेट करके वो सारी की सारी सर्विसेज नए वाले वो सिम ठीक है, मेरा सिम डीएक्टिवेट हो गया, लेकिन मेरा सिम किसी और को मिला, मतलब जो नया सिम बना वो किसी और के पास गया, उसने अपने मोबाइल में लगाया होगा और तब उसको मैसेज मिल रहे होंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही आपके जो विक्टिम है उसके फोन पे एसएमएस और वॉइस कॉल आना बंद हो गया, वो सारी की सारी सर्विसेज फ्रॉस्टर के मोबाइल पे चली जाती हैं। अब ही इज एक्सेसिबल टू ओटीपी, ही इज एक्सेसिबल फॉर डूइंग एनी ऑफ द ट्रांजेक्शंस। और जितने भी हमने देखा है ना, इसमें एक एसएमएस डिलीवर होता है, ओटीपी डिलीवर होता है आपके एसएमएस के थ्रू, और जितने भी इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं उसमें जो ओटीपी जनरेट किया जाता है तो वो ओटीपी ओवर द वॉइस किया जाता है। बिकॉज 24 आवर्स तक अगर आप सिम अपना रिपोर्ट कर देते हैं चोरी हो गया है तो आपके पास ओटीपी डिलीवर नहीं होता है, बट वो ओटीपी आप ओवर द वॉइस आप निकाल सकते हैं, जिसमें फ्रॉस्टर जितने भी बैंक ट्रांजेक्शन है वो कर देता है। सो दिस इज द ओनली थिंग विच ऑल द फ्रॉस्टर्स आर डूइंग नाउअडेज। बट हमें ये सजग रहना पड़ेगा कि जैसे ही हमारे पास ये ट्रांजेक्शन हुआ है जो इलेजिटिमेट ट्रांजेक्शन है या साइबर क्राइम ये फ्रॉड हमारे साथ हुआ है, तो हमें तुरंत जाके बैंक को इंटीमेट करना है। और आरबीआई की पॉलिसी है, अगर कोई भी ऐसा लेजिटिमेट ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो आपको विद इन 10 डेज आपको वो पैसा वापस मिलेगा। बिकॉज आजकल मोस्ट ऑफ द लेकिन सर उसमें फिर कुछ राइडर्स ये लगे कि गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, और इसमें तो गलती होती है सामने वाले की, उसकी नेग्लिजेंसी होती है, उसकी लापरवाही होती है, उसकी कुछ चीजें होती है। खैर उस पर हम और डिटेल में आते हैं। अभिषेक मल्होत्रा साहब, तो क्या माने इसको, देखिए क्योंकि ये जो मौजूदा केस है, अब ये तो नहीं पता, कई केसेस आते हैं निकल के, आप पढ़ते हैं उन्हें, वेबसाइट्स पे पढ़ते हैं आप, उनको अखबारों में पढ़ते हैं, क्रेडिबल रिपोर्ट्स होती है, लेकिन फाइल कर रहा होता है कोई ना कोई उन्हें। अब ये व्यक्ति का कहना है जिनके साथ लेटेस्ट फ्रॉड हुआ है कि एक तो उन्होंने कॉल को फॉरवर्ड कर रखा था किसी दूसरे फोन पे, तो जिस वॉइस ओटीपी की बात कर रहे हैं वो उन्हें पता नहीं लगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनके पास एक एसएमएस आया था कि क्या आपने अपनी सिम बदलने के लिए कोई एप्लीकेशन डाली है, उन्होंने उसको नो भी लिखा। अब ये उनका दावा है, और उनके पास एक कंफर्मेशन भी आती है, लेकिन उनकी सिम भी बदल जाती है और उनके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। अभिषेक जी। नहीं, सो मेरे हिसाब से ये ना इतना आसान है नहीं। पॉइंट ये है, ठीक है, आप किसी को डिफ्रॉड करने जा रहे हैं तो आपको एक मल्टीपल जगह पर अपने अपने नुमाइंदे या फिर अपने लोग जिनके साथ आप मिली भगत करके ये फ्रॉड करना चाह रहे हैं वैसे सेटअप करने पड़ेंगे। बट इंक्रीजिंगली जो लीगल पोजीशन है और जो लायबिलिटी है वो केवल बैंक की अकेली नहीं होती है कि उनको भरपाना करना पड़ता है उस पैसे का, अगर ये दिखा पाए कि उनकी गलती नहीं थी जिनके साथ ये ऐसा हादसा हुआ है। मोबाइल कंपनी को भी उसके भी टीआरए के तहत कुछ रेगुलेशंस हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें होता है कि आपका कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म जो होता है कैफ, वो जरूरी होता है कि उसमें सारी डिटेल्स और मटेरियल पर्टिकुलर्स हों। अगर उसमें कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी है, सिग्नेचर की का फर्क है या फोटोग्राफ का फर्क है या फिर कोई और केवाईसी के डिटेल्स का फर्क है, तो वो लायबिलिटी मोबाइल कंपनी की हुई।
अब आप ये एक तरफ कह सकते हैं कि करने को तो डिफ्रॉड मोबाइल कंपनी के एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं उसको, उनके जो एजेंट्स बनते हैं टू अक्वायर कस्टमर्स वो भी कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स जो आप अगर कोई गलत काम करने जा रहा है तो आप उसको कितने आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे जिसका उल्लंघन नहीं हो सकता है। अगर कोई करना चाहे तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, पर इसमें ऐसा नहीं है कि लॉ प्रोवाइड नहीं करता है ऑब्लिगेशन सारे सर्विस प्रोवाइडर्स पे, मोबाइल कंपनीज पे, बैंकिंग सर्विसेज पे। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, इस केस में आपने तो कहा कि उनका कहना है जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है कि उन्होंने कॉल फॉरवर्ड करी हुई थी, उनको पता नहीं लगा, उन्होंने एसएमएस आया था, उन्होंने नो कहा। अब हमें नहीं पता कि वो सारे डिटेल्स सच हैं या नहीं। ये तो बात है कि हमें नहीं पता सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गलती को इतनी आसानी से एक्सेप्ट करता भी नहीं है, बट हम यही मान रहे हैं जो छपा है उसको सत्य मानते हुए बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी है कि अब इसका भी कोई फुल प्रूफ नहीं है कि सच में ऐसा ही हुआ। करेक्ट। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जितने भी कस्टमर्स हैं जिनके ऊपर ये फिर से व्यवहार ऐसा हो सकता है, उनके साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सचेत रहना पड़ेगा। अगर हमारा सिम डीएक्टिवेट हुआ है, आजकल जितनी डिपेंडेंस हमारी है फोन पे, अगर मेरा सिम डीएक्टिवेट होगा मैं इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करूंगा विद द फोन कंपनी कि भाई मेरा सिम डीएक्टिवेट हो गया, ऐसा क्यों हुआ है। हमें सबको पता है कि अगर मुझे जेन्युइनली मेरा सिम अगर डीएक्टिवेट हुआ है या फिर हाँ, लेकिन इसमें एक और बात है जो मैं अग्रवाल साहब के पास लेकर जाना चाहता हूं कि ये भी एक सलाह है और कि आप तुरंत संपर्क करना चाहेंगे। लेकिन आप अगर सही मायने में जाने ना, अगर आपको कॉल करना है अपने सर्विस प्रोवाइडर को, तो आप उस मशीन वाले कॉल से आगे जाके किसी इंसान से बात करने में आपको पसीने छूट जाएंगे। और वो भी जब तक आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल नहीं कर रहे, और वो तो डीएक्टिवेट हो गया है ना, आप किसी और नंबर से कॉल करेंगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आसानी से आपकी किसी से बात भी हो पाए। क्या इसके लिए थोड़ा मोबाइल कंपनीज को भी लायबल बनाना होगा? आपका जो कहना बिल्कुल सही है। आजकल अगर कोई नॉर्मल फोन भी करे मोबाइल कंपनी कोई कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए, तो मिनिमम 5 से 6 मिनट लग जाते हैं किसी मोबाइल कंपनी के आदमी या कॉल ऑपरेटर से बात करने, क्योंकि वो मशीन पर आप बटन पर बटन दबाते रहे और तभी किसी से बात हो पाती है। तो लायबिलिटी पूरी मेरे हिसाब से इस मामले में मोबाइल कंपनी की भी होती है और कुछ हद तक बैंक की भी होती है, क्योंकि जब उनको मालूम है कि सिम बदला है या कुछ हुआ है तो दोनों लायबल होंगे, बैंक एज वेल एज द एयरटेल, एज वेल एज द मोबाइल कंपनी। और खासकर मोबाइल कंपनी, क्योंकि उन्होंने सिम बदली है, डीएक्टिवेट किया है बिना परमिशन के, और कंप्लेन लेने में उनको 15-20 मिनट से ज़्यादा ही लग जाता है। आदमी को कोशिश करते रहे लेकिन 20-25 मिनट के पहले कंप्लेन लॉन्च हो नहीं पाती है। तो लायबिलिटी मेरे हिसाब से पूरी लायबिलिटी मोबाइल कंपनी की होनी चाहिए और कुछ हद तक बैंक की भी लायबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि उनको डबल चेक करनी चाहिए बिफोर कोई भी पैसा बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करने के पहले। जी, तो अभिषेक, यहाँ पर मैं नाम तो क्या लूँ, या नाम भी लिया ही जा सकता है कि ये खुद मेरे अपने साथ का वाकया है कि मुझे लगा कि मेरा मोबाइल जो वॉलेट है उसमें कहीं कुछ कंप्रोमाइज हुआ या कुछ गलत इस तरह की चीज हुई। वो एक नंबर भी दे के रखते हैं कि आप हमें कॉल कीजिए, लेकिन उस नंबर पे कॉल बात तो छोड़िए, मतलब वो इतने मल्टीपल ऑप्शन आते हैं कि आप झुंझला के रख देंगे। और दूसरा, आजकल बहुत सारी कंपनियों ने कर लिया है कि आप हमारा जो चैटबॉट है उससे बात कीजिए, और चैटबॉट आपको ऐसे इमरजेंसी लेवल में कभी सॉल्यूशन प्रोवाइड ही नहीं कर पाता। नहीं, तो मैं वही कह रहा था जिस समय पर आपने पिछला वाला क्वेश्चन पूछा था कि ऑलरेडी TRAI ने रेगुलेशंस बनाए हुए हैं जो क्वालिटी ऑफ सर्विस रेगुलेशंस होते हैं, जिसके तहत वो मोबाइल कंपनी की लायबिलिटी है कि नॉट ओनली उनको वो कंज्यूमर एक्विजिशन फॉर्म में सारी डिटेल्स रखे जाएं, और जब वो चेंज होता है तो उनकी लायबिलिटी ये भी है कि जो चेंज बंदा करवा रहा है उसको कंपेयर करें ओरिजिनल कैफ से कि ये सही है कि नहीं। दूसरी तरफ ये बात है कि मैं मानता हूं कि आप झुंझला जाएंगे, आपको आधा घंटा लगेगा अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाने में, सब कुछ होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं जेन्युइनली भी अगर मेरा मोबाइल खोता है या मेरा सिम खोता है
तो उस समय भी अगर मैं किसी नियरेस्ट कियोस्क पे जाता हूं और वहां से नया सिम कार्ड लेता हूं, उस नए सिम कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए भी 2 घंटा लगता है। तो हम अगर सचेत रहें एज कंज्यूमर्स, तो हमारे पास वो सुविधा है कि हम इसको जल्द से जल्द रजिस्टर करें कंप्लेंट को, ताकि जो गैप है नए वाले सिम कार्ड को एक्टिवेट करने से पहले, उस गैप में हमारी कंप्लेन रजिस्टर हो जाए और वो इंटरनल फिर सिस्टम में फिर मोबाइल ऑपरेटर की लायबिलिटी हो जाती है कि उन्हें अपडेट करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी वो नया सिम लेने की कोशिश करे तो ये फिर एक रेड फ्लैग रेज होना चाहिए कि ये तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, कि ये सिम मतलब कैंसिल हो गया है, और जिसका एक्चुअली सिम था उसने कैंसिल करवाया, तो अब ये कौन है जो कि एडिशनल सिम मांग रहा है। तो मैं वही कह रहा हूं, लायबिलिटी ऑलरेडी है मोबाइल कंपनीज की, लायबिलिटी ऑलरेडी है बैंक्स की, और एक प्रोसेस भी अवेलेबल है टू मेक दैट कंप्लेंट बिफोर द साइबर अथॉरिटी, और उसकी अपील भी जाती है। अब वो अपील का मैकेनिज्म टीडी सैट के सामने, जो साइबर भी हैंडल करते हैं अपील्स और टेलीकॉम भी हैंडल करते हैं अपील्स। तो मैं इंक्रीजिंग, बिकॉज मैं वहां अपेयर करता हूं, मैं देख रहा हूं कि आए दिन जब इस तरह के इश्यूज आते हैं तो मोबाइल कंपनी केवल ये नहीं कह सकती भैया हमने अपना ड्यू डिलिजेंस करके कैफ भरवा लिया, उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने और क्या स्टेप्स लिए हैं, कि अगर ये कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं ये दिखाने के लिए कि ऐसे इश्यूज बढ़ते ना जाएं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर बैंक की भी लायबिलिटी बनती है, ऑपरेटर की भी बनती है, इमेजिन वॉलेट्स और पेमेंट वॉलेट, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि इन दिनों आप बहुत सारा फ्रॉड उधर भी होता है। ये तो देखिए स्विम स्वैपिंग का मामला, लेकिन 90% फ्रॉड अगर आप साइबर लाइन के देखेंगे तो वो आजकल आपके जो मोबाइल वॉलेट्स हो गए, जो QR कोड्स हो गए, उनसे रिलेटेड होते हैं, और वहां पर भी आपके पास शिकायत करने का कोई मैकेनिज्म सीधा सीधा नजर नहीं आता। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन सही कह रहे हैं यहाँ पर मेहमान कि आपको ही सचेत रहना होगा, क्योंकि आप सिस्टम के सहारे बैठेंगे तो फ्रॉड हो गया, फिर आपके ऊपर है कि आप उसके पीछे पड़िए, कब कोई सुनेगा नहीं सुनेगा। तो पहली सतर्कता खुद में ही है कि आप खुद सतर्क रहेंगे, 90% टाइम आप ऐसी चीज़ों को बचा सकते हैं। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद कि आप क्या सावधानियां बरत सकते हैं। स्विम स्वैपिंग थोड़ा टेढ़ा मामला है, आपको शायद इतनी आसानी से एकदम स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि ये तो किसी ने आपकी जानकारी इकट्ठा करके कर लिया। आप सचेत रहें या ना रहें, लेकिन ये घटना घट जाती है। कैसे इस मामले में सावधान रह सकते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। ये गुड अर्थ जो है ये यूजुअली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए या इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग के लिए। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत जब हुई थी तब इस कंपनी का नाम था गुड अर्थ, और वहां से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। आज जो कंपनी के चेयरमैन हैं सिद्धार्थ लाल, उनकी मदर का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गुड अर्थ, और आज भी वो रिटेल आउटलेट्स के तौर पर आप आमतौर पे देखेंगे भी। तो अक्सर मुंबई में, अक्सर किसी हाई प्रोफाइल मार्केट्स में आपको शायद गुड अर्थ के नाम से कुछ प्रोडक्ट बिकते हुए दिखाई पड़े। अब लौटते हैं आइशर मोटर्स के ऊपर। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत 1948 में हुई थी, और तब जब ये गुड अर्थ होती थी तब इसका जो कामकाज होता था वो इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करना, उनके पार्ट्स को इंपोर्ट करना, उसे असेंबल करना, और उस असेंबल करने के बाद उसको बेचने का काम ये उस समय पर गुड अर्थ का होता था। धीरे धीरे वो गुड अर्थ से आइशर बनी, और आइशर से होते हुए आज आइशर मोटर्स आपके सामने है। मेजरली रॉयल एनफील्ड ज़्यादातर प्रोडक्ट आप उसके देखेंगे। लेकिन और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कि 1959 में इस कंपनी ने एक ट्रैक्टर डिवीज़न, जो कि जर्मन ट्रैक्टर कंपनी थी, आइशर ट्रैक्टर, उसको मर्ज करने के बाद बनाया, और उसके बाद से ट्रैक्टर कारोबार के अंदर प्रोमिनेंटली इंडिया में एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़े। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर एक कंपनी के 15 अलग अलग बिजनेस होते थे, जिसके अंदर ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, कंपोनेंट्स, फुटवेयर और साथ साथ गारमेंट जैसे कुछ अनरिलेटेड बिजनेस भी थे, और जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी मासिव लॉसेस में थी। रॉयल एनफील्ड जो इस कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, वो एक समय पर
लॉस में था और करीब करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस आया था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि सन 2000 में एक ऐसा भी समय आया था जब कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया था कि वो रॉयल एनफील्ड डिवीजन को बंद कर देंगे। और उस समय पर सिद्धार्थ लाल साहब ने इस कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने नॉन रिलेटेड 13 प्रोडक्ट्स को बंद किया और सिर्फ 2 प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया, जिसमें एक था रॉयल एनफील्ड और दूसरा था वॉल्वो आइशर ट्रक्स, जिनको आप देखते हैं। इन दोनों पे फोकस करा और मासिवली इस कंपनी के अंदर टर्न अराउंड किया। इनफैक्ट उस समय से लेकर करीब आज तक स्टॉक ने एक जोरदार परफॉर्मेंस भी दिया और एक मासिव टर्न अराउंड स्टोरी बनकर ये सामने भी आया था। साथ ही साथ 2015 में वेलकम बैक। साइबर फ्रॉड का खुल जा सिम क्योंकि सिम स्वैप के जरिए कुछ बड़े फ्रॉड्स लगातार पिछले कुछ दिनों में सामने आए, जहां लोगों के बैंक खाते साफ हो गए हैं और बड़ी बड़ी रकम 30 लाख 40 लाख 1.25 करोड़ इस तरीके की रकम साफ हो गई है। तो ये किसी के भी साथ घट सकता है और आज इसी पर हम आपको अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो प्रशांत जी ये बताएं कि देखिए अब आमतौर पर ये जो घटना घटती है और हमने सब में मॉडस ऑपरेंडी देखी कि रात की तरफ है, मतलब जब आप सो भी जाएं, जब रात के पास समय आपके पास ज़्यादा कॉल्स नहीं आते, आप अपने फ़ोन को ज़्यादा एक्सेस नहीं करते, आप मैसेज नहीं देखते, अगर आपकी सिम डीएक्टिवेट हो भी गई तो आपको शायद रातों रात पता ना चले, सुबह अगले दिन ही आप देखें। क्या तरीके हो सकते हैं इससे बचने के लिए? देखिए विपिन जी, यूजर को सबसे पहले तो विजिलेंट रहना पड़ेगा। हम किसी भी अटैक को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। अगर हम बिफोर अटैक की अगर मैं बात करते हैं तो कुछ साइंस हैं जो कि यूजर पकड़ सकता है। अगर उसको अननेसेसरी के कॉल्स आ रहे हैं, बार बार कोई टेलीकॉलर उसको फोन कर रहा है, आधी उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहा है और वो चाहता है कि अब मेरे को भी ये यूजर जो है कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे, तो हमें थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा। ड्यूरिंग द अटैक वाला जो हम कैटेगरी रखते हैं उसमें हम देखते हैं कि अगर आपका सिग्नल्स बहुत देर तक चला गया है और आप फोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, एसएमएस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा। और आफ्टर द अटैक में जब हम इसको डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि हो सकता है कि आपके पास कुछ एसएमएस आए हैं या आपको कुछ अपनी एप्लीकेशंस अलग तरीके से बिहेव करती हुई नजर आए, कुछ आपकी बैंकिंग एप्लीकेशंस या आपके कुछ फाइनेंशियल चीजें या फ्रॉड हो गया हो। तो इस वाली सिचुएशन को हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। पर अब हमें करना क्या है? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें सबसे पहले करना क्या है? हमें सबसे पहले जाके अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को रिपोर्ट करना है। उसके बाद हमें अपने बैंक को भी बताना है कि किस तरह की फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। सबसे पहले यूजर को ये भी डिफाइन करके रखना है अपने किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कि वो एक अपर लिमिट सेट करके रखे, सो दैट वो बच तो नहीं सकता लेकिन वो कितना उसको नुकसान हो वो इतना मैक्सिमम उसको डिफाइन कर सकता है। आप कह रहे हैं कि अपर लिमिट अपने विड्रॉल की, राइट? करेक्ट। प्लस जैसे ही वो ये 3 बैंक को और टेलीकॉम ऑपरेटर को रिपोर्ट कर देता है, उसको cybercrime@gov.in पे जाके अपना रिपोर्ट करना है या वो 1903 पे भी रिपोर्ट कर सकता है। सो इस तरह से यूजर अपने आप को अवेयर कर सकता है, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा यूजर को अपने फोन के अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी अपडेट्स रखने चाहिए, जैसे उसको ब्राउजर टाइम पे अपडेट करना चाहिए, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करके रखना चाहिए, एंटीवायरसेस को अपडेट करके रखना चाहिए। सोशल मीडिया पे कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको शेयर नहीं करनी चाहिए जो कि बाद में जाके मिसयूज हो जाए और फाइनेंशियल फ्रॉड का रूप ले ले। ठीक है। उसको किसी भी टेलीकॉलर को जो भी उसको फोन कर रहा है उसको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है और अपने पासवर्ड्स को वो रेगुलरली अपडेट करते रहे। हर महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार वो अपने पासवर्ड्स को अपडेट करके रखें। ठीक है। और अगर एक इसमें ये भी हो सकता है कि आप जैसे ही अगर आपको अंदेशा लग रहा है कि आपकी सिम वगैरह बंद हो गई, तो क्योंकि आप अधिकतर काम तो फोन से करते हैं लेकिन फिर भी आपके पास एक डेस्कटॉप या लैपटॉप एक्सेस होता है अपने बैंक खातों का, वहां जाके तुरंत पासवर्ड्स बदल दे कम से कम अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के। इमीडिएटली जैसे ही आपको ये लगा कि आपके सिग्नल्स चले गए हैं, आप इमीडिएट बेसिस पे जाके अपने पासवर्ड चेंज करें और एक बैंक के नहीं आपके जितने भी अकाउंट हैं उन सबका पासवर्ड चेंज क्विकली। अपूर अग्रवाल साहब, जी, अब क्योंकि समय मेरे पास समाप्त होने आया, अपूर अग्रवाल साहब, ये प्रावधान है कि आप गोल्डन आवर्स में यानी कि 24 घंटे में इस तरह का अपराध होने के अगर अपने बैंक को सूचित करते हैं तो आरबीआई ने नियम बनाए हैं कि आपके पैसे लौटाने की या उनको उस लॉस को मेक करने की लायबिलिटी बैंक की होती है, लेकिन बैंक उसमें फिर बहुत सारे क्लॉज लगाता है कि आपकी अगर गलती है तो आपको फिर वो नहीं मिलेगा। और गलती तो देखिए इसमें होती ही है कि कहीं ना कहीं आप चूक कर रहे होते हैं। करेक्ट। देखिए गलती किस तरह की होती है उसके ऊपर निर्भर होती है
कि गलती हुई है और किस तरह की हुई है। अगर अननोन में हुई है तो बैंक की पूरी लायबिलिटी है आपको पैसा वापस करने के लिए, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो हट कर भाग नहीं सकती है। अगर बैंक लायबल नहीं, अगर बैंक अपनी लायबिलिटी से नाकाम होती है, उसके अंदर में ओम्बुड्समैन स्कीम में हम लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और आईपीसी के अंदर भी हम लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं ऑन केस ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, और चोरी के इल्जाम लगाकर हम लोग अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। तो उसमें बैंक की लायबिलिटी और मोबाइल ऑपरेटर की लायबिलिटी हमेशा रहेगी, इसमें कोई चुक नहीं है। कि कई बार क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन इतने लंबे चौड़े होते हैं, आपको अगर एक्सेप्ट काम करना तो बिना पढ़े आप लोग आई एक्सेप्ट बटन दाब देते हैं। तो काफी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस और जजमेंट आ चुके हैं। ये सब कंडीशन हम लोग के ऊपर लागू नहीं होते जब तक हम लोग को समझाया नहीं जा सकता और हम लोग समझ नहीं चाहते। ये जो शिम्प रैप एग्रीमेंट हम लोग कहते हैं इसको, वो हम लोग के ऊपर 80-90%। ठीक है सर, क्योंकि मेरा समय लगभग समाप्त हो गया, लेकिन आपने ये इम्पोर्टेंट बात बता दी कि गलती किस तरीके से हो रही है उसका भी इंपॉर्टेंस है और बैंक उससे हट नहीं सकती। अगर ऐसा करती है तो ओम्बुड्समैन का भी रास्ता खुला हुआ है। हालांकि सारे झंझट से अगर आपको बचना है तो जो सतर्क रहने वाली बात है, क्या तुरंत एक्शन, देखिए अब घटना घटी जाएगी तो आप क्या कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आप एक्शन क्या ले सकते हैं, वो सारी चीजें भी हमने आपको बताई। और अगर उसके बाद भी नुकसान है, बड़ा है, तो रास्ते बहुत सारे हैं, लीगल एक्शन हैं जिन पे आप शिकायत कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं। समय मेरा बिल्कुल समाप्त हो गया, इसलिए तुरंत ही आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और अवेयरनेस ही ऐसी चीजों से बचने का एकमात्र रास्ता है, इसलिए सतर्क रहिए। नमस्कार।